हेलो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। आज मैं बार बेंडिंग शेड्यूल का सेकंड वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें प्रारंभिक बिंदुओं पर चर्चा की थी। टेबल 2 का उल्लेख किया था। टेबल 2 में दर्शाए गए प्रावधानों को डिटेल में समझाया था। आज टेबल 3 के बारे में समझाने जा रहे हैं। तो IS 2502/1963 की टेबल 3 है। इसमें क्या क्या दर्शाया गया है, क्या दिया गया है, इसको समझते हैं। इसके पहले कॉलम में है मेजरमेंट ऑफ बार्स, यानी जो छड़ मोड़ी जानी है, जैसे स्लैब होती है, बीम होती है, इसका ड्राइंग हमको साइट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। हम उसकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो प्रत्येक छड़ को मोड़ना पड़ेगा। मोड़ने से पहले सीधी उसको छड़ उस लंबाई की छड़ काटनी पड़ती है। तो कितनी लंबी छड़ काटनी पड़ेगी, तो कटिंग लेंथ ऑफ बार्स की गणना हमको पहले से करनी पड़ती है। तो वही प्रक्रिया समझाई जा रही है यहाँ पर कि कटिंग लेंथ कैसे हम गणना करते हैं। क्योंकि छड़ें डालने वाली वो हमारी कई आकार में होती हैं, तो उनके भिन्न भिन्न आकार दिए गए हैं। वो आकार इसमें विद मेजरमेंट दिए जाते हैं। तो पहले कॉलम में तो छड़ों का मेजरमेंट होता है, दूसरे कॉलम में टोटल लेंथ ऑफ बार्स दर्शाया जाता है। यानी टोटल लेंथ से मतलब है इसका कटिंग लेंथ भी कहते हैं इसको। ये हमारी कटिंग लेंथ भी है, टोटल लेंथ या कटिंग लेंथ है। और तीसरे कॉलम में है स्केच दर्शाया जाता है। जब हम BBS तैयार कर लेते हैं, कटिंग लेंथ की गणना कर लेते हैं, उसके बाद एक सिंगल लाइन के द्वारा इस जो छड़ है, जो मोड़ी जाने वाली छड़ है, उसका आकार दर्शा दिया जाता है। जैसे ये वो छड़ दर्शाई गई है जिसके एक सिरे पर केवल हुक लगा है, दूसरे सिरे पर हुक नहीं है। ये छड़ एक ऐसी दर्शाई गई है जिसके दोनों सिरों पर हुक लगे हुए हैं। इसी तरह से एक ये छड़ है जिसके एक सिरे पर 90 डिग्री बेंड है और इस पे दोनों सिरों पर 90 डिग्री बेंड है। तो ये हमारे यहाँ पर स्केच होते हैं, ये स्केच बना दिए जाते हैं। अब इसको 1 बाई 1 लेते चलते हैं। पहले अगर कोई छड़ बिल्कुल सीधी डाली गई है जिसके दोनों सिरों पर ना तो कोई हुक बना हुआ है, कहीं पर इसमें बेंड भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट बार है, तो इसको सिंपल लाइन के द्वारा जो है ये डबल लाइन स्केच के द्वारा बार को दर्शाया जाता है। ये इसकी टोटल लेंथ है इन टू इन। तो इसकी जो कटिंग लेंथ भी हमारी L ही रहती है। जो इसकी ये लंबाई है वही कटिंग लेंथ भी रहती है। और स्केच में भी सिंपल एक लाइन खींच करके सिंगल लाइन की इसको L से दर्शा दिया जाता है। दूसरे केस में देखते हैं, ये हमारी L लंबाई की एक छड़ है जिसके एक सिरे पर जो है ये हुक लगा हुआ है। अब जो हुक बना हुआ है, तो यहाँ पर L लंबाई तो इस टोटल छड़ की है। यहाँ पर देखिए L लंबाई कहाँ से कहाँ तक ली गई है। इसके इस सिरे से इस हुक के आउटर फेस तक की लंबाई जो है ये स्मॉल l कहलाएगी। हुक के आउटर फेस तक की लंबाई जो है ये स्मॉल l से रिप्रेजेंट की जाएगी। और बाकी इसमें यहाँ पर जो है ये हुक अलाउंस h, जिसकी चर्चा हमने कल पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो ये हुक अलाउंस h जो है इसकी गणना भी हम कर लेते हैं। ये हमारा माइल्ड स्टील के लिए 9D के बराबर होता है। तो ये हमारे H की गणना यहाँ पर हो जाती है। इस तरह से टोटल लंबाई हमारी छड़ की कितनी हो गई जो कि हमको काटनी पड़ेगी। L लंबाई ये हो गई और H लंबाई ये हो गई। दोनों को जोड़ करके ये हम कटिंग लेंथ की गणना कर लेते हैं। तो कटिंग लेंथ इस केस में क्या हो जाएगी, L + H। और इसका स्केच हमारा सिंपली एक साइड में हुक बनाते हुए सिंगल लाइन के द्वारा दर्शा दिया जाएगा। इसी तरह से अगर इस छड़ के दोनों सिरों पर हुक लगे हों तो इसमें एक सिरे पर H ये जोड़ा जाएगा, दूसरे सिरे का H ये भी जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से टोटल कटिंग लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, ये कैपिटल L, यानी ये तो यहाँ से यहाँ तक की L लंबाई हुई। L प्लस दोनों सिरों पर H + H यानी 2H। तो L + 2H हमारी ये कटिंग लेंथ हो जाएगी। और इसका स्केच सिंपली सिंगल लाइन के द्वारा दोनों सिरों पर हुक दर्शाते हुए लिख दिया जाता है। इसमें H लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल L लंबाई जो है छड़ की टोटल वो ही दर्शाई जाती है। ऐसे ही अगले छड़ के केस में अगर यहाँ पर एक सिरे पर 90 डिग्री बेंड बना हो तो यहाँ पर H के स्थान पर ये जो B बेंड अलाउंस कहलाता है। तो ये बेंड अलाउंस हो गया B। इसकी वैल्यू के बारे में भी हम बता चुके हैं, ये कितना होता है, ये 5D के बराबर होता है माइल्ड स्टील के लिए। तो यहाँ पर इसकी जो टोटल लंबाई है L + B लिखी जाएगी। इसके दोनों सिरों पर अगर बेंड लगे हुए हैं तो फिर ये L + 2B लिखा जाएगा। तो ये इसमें कोई विशेष समझाने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है जैसा फिगर में है।
एल प्लस 2H हो जाएगा, एल प्लस H हो जाएगा, और ये एल प्लस बी है और एल प्लस 2B है। तो ये तालिका 3 है इस तरह से। अब आते हैं इसके बाद अगली तालिका टेबल 4। इसमें जो टेबल 4 में जो दर्शाया गया है, इसमें बेंड के बारे में उल्लेख किया गया है। हुक के साथ साथ छड़ में बेंड भी दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहला केस क्या लिया गया है। एक ये हमारा ए जो है, ए दूरी तक ये छड़ हमारी सीधी है। इसके बाद ये हल्का सा बेंड दिया हुआ है, और बेंड देने के बाद फिर ये सीधा पोर्शन हो गया, स्ट्रेट पोर्शन। तो ई दूरी का ये स्ट्रेट पोर्शन इधर है, ए दूरी का स्ट्रेट पोर्शन इधर है, और ये यहाँ से यहाँ तक सी लंबाई का ये हमारा बेंड पोर्शन है। तो इस बेंड पोर्शन के केस में देखिए कब, जबकि ये बेंड हमारा झुकाव, इसका कोण जो है ये हमारा 45 डिग्री से कम हो, काफ़ी कम होता है। और इसमें 45 डिग्री से काफ़ी कम होता है। साथ ही साथ एक कंडीशन ये भी पूरी होनी चाहिए कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की इंक्लाइंड लेंथ है, यानी नत लंबाई है, जो इंक्लाइंड लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये लंबाई 3D, यानी जो इनके बीच में वर्टिकल डिफरेंस होता है यहाँ से लेकर ये और ये यहाँ पर नीचे D, नीचे वाली लाइन, इनके बीच में जो अंतर है ये कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ द 2 बार्स। तो ये इसके 3 गुना से जो है C की वैल्यू अधिक हो। जब 3D से अधिक हो C का मान, उसी केस में हम इस छड़ की जो टोटल लंबाई है वो क्या लिखते हैं, A प्लस C प्लस E सिंपल लिख लेते हैं। A प्लस C प्लस D, यानी इन तीनों को जोड़ करके यही हमारी टोटल कटिंग लेंथ हो जाती है। और इसका स्केच हमारा उसी तरीके से इसमें डबल लाइन में फिगर बना हुआ है, इसमें सिंगल लाइन में बना करके A, C और E लिख दिया जाता है। और इसको D को भी दर्शा देते हैं कि D क्या होता है, इन दोनों छड़ों के बीच में वर्टिकल डिफरेंस होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान कर लें कि यहाँ पर जो ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन है, इसका टॉप लेवल ये है, और जो ये नीचे वाली छड़ है इसका बॉटम लेवल ये है। इसके टॉप लेवल और इसके बॉटम लेवल के बीच का डिफरेंस कैपिटल D दर्शाया हुआ है। अब अगले केस में देखते हैं साथ ही साथ। ठीक इसी तरीके से इसमें एक यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन है, A लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक E लंबाई है, इनके बीच में एक ये बेंड लगा हुआ है, और बेंड के साथ साथ इसमें एक हुक लगा हुआ है, एक हुक इसमें लगा हुआ है दोनों सिरों पर। तो इस तरह का अगर बेंड आता है तो इसके लिए यहाँ देखिए, इफ थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री, इसमें थीटा का मान यानी जो ये हमारा झुकाव है, ये कोण, ये अगर थीटा कोण है ये हमारा 45 डिग्री का हो या 45 डिग्री से कम का हो, उस केस में ये फार्मूला प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इन प्रैक्टिकल ये कोण हमेशा जब भी छड़ को मोड़ा जाता है, बेंड किया जाता है, पेंटअप बार्स के केस में मोस्टली 45 डिग्री का ही कोण रखा जाता है। विशेष परिस्थितियों में इस कोण को कम भी किया जा सकता है। तो इसमें हम अपने जितने भी क्वेश्चन पाएंगे उसमें मोस्टली हम 45 डिग्री के हिसाब से ही गणना करते हैं, जब तक कि स्पष्ट उल्लेख न किया गया हो कि ये कितने कोण पर मोड़ा गया है। तो 45 डिग्री के लिए हम गणना करते हैं। यहाँ पर फार्मूला इन जनरल दिया हुआ है। तो इस केस में जो हमारी टोटल लंबाई होगी, कटिंग लेंथ जो की लंबाई होगी, वो कैसे गणना की जाती है इसमें देखिए A प्लस ये C बेंड लंबाई प्लस ये E ये हमारी स्ट्रेट लंबाई, ये इन तीनों को जोड़ी जाता है, A प्लस C प्लस E। और इसके बाद सिरे पर जो हुक अलाउंस है कैपिटल H, और या इस सिरे पर हुक अलाउंस है जो कैपिटल H, एक ये H और एक ये H, ये 2 H और जोड़ दिए जाते हैं। इस तरह से ये हमारा फार्मूला बन गया A प्लस C प्लस E प्लस 2H। इस फार्मूले के स्थान पर एक फार्मूला और प्रयोग कर सकते हैं, अथवा इसकी अगर टोटल लंबाई हमको इसके, चूंकि अलग अलग पार्ट्स की लंबाई हमको नहीं मालूम होती, हमें जनरली पहले टोटल लंबाई मालूम रहती है कि छड़ की कुल लंबाई हमको कितनी देनी है। तो ये स्मॉल l का मान हमको मालूम है। इस हुक के आउटर फेस से इस हुक के आउटर फेस तक के बीच की दूरी ये स्मॉल l। अब हम इसी l के पदों में गणना करते हैं कि कटिंग लेंथ हमारी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए ये हमने l जब कैलकुलेट कर लिया तो l प्लस h और h ये 2h, ये तो हम जोड़ ही देंगे। तो l प्लस 2h, एक तो ये लंबाई हो जाएगी,
अब इसमें देखिए ये एल तो सीधा हो गया यहाँ से, बीच में चूंकि ये इंक्लाइन पोर्शन है, इसके कारण क्या फर्क पड़ा, हमने जो है एल जो चूंकि जोड़ लिया है वो सीधा मान लिया है इसको, यहाँ से यहाँ तक ये अंतर नहीं माना, तो सीधा मान लिया, लेकिन है उसके स्थान पर पड़ा हुआ है इंक्लाइन। तो जब इंक्लाइन बार पड़ी है तो ये निश्चित है कि इंक्लाइन बार की लंबाई हमारे ये यहाँ से यहाँ तक की जो सीधी लंबाई है इससे अधिक है। तो इसमें जितना डिफरेंस है, यानी इसकी लंबाई में से ये सीधी लंबाई का जो अंतर है, यानी जैसे इसके बराबर हम चाप यहाँ से काट दें तो जो ये डिफरेंस आएगा इतना हम एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे इसमें। तो इसकी गणना कैसे करेंगे, इसकी गणना करने के लिए देखिए इसमें क्या किया गया, सी को पहले जोड़ा गया है और सी को जोड़ करके फिर ये दूरी अर्थात ये दूरी, इस दूरी की गणना कर ली गई है। ये दूरी कैसे गणना की गई, वही पाइथागोरस प्रमेय से गणना की गई है। ये हमारा सी है, ये यहाँ से यहाँ तक डी है, ये सी है और ये यहाँ से यहाँ तक डी है। तो ये हम दूरी की गणना कर सकते हैं कि अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी में से घटा देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस हो गया, ये हमारा जुड़ गया। इस तरह से ये हमारी टोटल लंबाई कटिंग लेंथ ज्ञात हो जाती है। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, इसी सिद्धांत के ऊपर हम गणनाएं करते हैं। अभी हम इसका और डिटेल करेंगे कि अगर हम इस कोण को 45 डिग्री मान लें सीधे सीधे, तो उसके लिए हम गणना आगे अभी आपको समझाने जा रहे हैं। यहाँ हम स्टैंडर्ड फार्मूले का जो कि इस तालिका में उल्लेख किया गया है वो कैसे आया है, वो स्टेप आपको बता रहे हैं कि ये लंबाई कैसे आई। कि पहले हमने एल लिया, इसमें एच और एच ये 2h जोड़ दिया, इसके बाद जो है फिर इसके इंक्लाइंड होने के कारण जो अतिरिक्त लंबाई जुड़ गई है, यानी जो सीधी लंबाई से ये कितनी ज़्यादा है इंक्लाइंड लंबाई, वो हमने निकाल लिया। सी में से इतना घटा दिया, यानी ये कितना है इसके बराबर है। तो ये दूरी हमने अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर से निकाल ली। डी यानी इस छड़ के और इस छड़ के बीच का ऊर्ध्वाधर अंतराल है, वर्टिकल डिफरेंस है। एक बार फिर हम आपको यहाँ संकेत देना चाह रहे हैं कि यहाँ ध्यान रखें कि जो कोड में दर्शाया गया है वो ये दर्शाया गया है कि ये यहाँ पर जो छड़ है इसका बॉटम फेस और यहाँ जो छड़ दर्शाई गई इसके टॉप फेस के बीच का डिफरेंस कैपिटल डी लिखा हुआ है इस तालिका में जो कोड ने दर्शाया हुआ है। अभी हम इस टॉपिक पर आगे विस्तार में डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलहाल अभी इसको यही समझ लें, जो कोड में दर्शाया गया है अभी उसको हम बता रहे हैं। और ये फार्मूले के साथ साथ बस इसका स्केच सिंपली सिंगल लाइन से दर्शा दिया जाता है। ये हुक बना हुआ है और ये इंक्लाइन बार बनी हुई है। तो इस तरह से ये हमारी टोटल ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं। इसको भी उसी तरह से ए, सी और ई लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बेंड बना हुआ है इसमें, इसी तरह से इसमें 2 बेंड बना दिए गए हैं। तो इसमें केवल अंतर इतना ही है कि जैसे यहाँ एक बेंड के लिए जो हमने काम किया वही एक के स्थान पर हम दोनों बेंड के लिए वही गणना यानी डबल कर लेते हैं। अगर दोनों के डायमेंशन सेम है, कोण इंक्लिनेशन एक ही रखा गया है, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है, तो हम एक में जो डिफरेंस आया उसका दोगुना कर लेंगे, तो उससे हमारा ये निकल आता है। यहाँ इन्होंने अलग अलग मानते हुए इस फार्मूले को लिखा है, यानी इसके ये दूरी C1 मान ली है, ये अंतराल यहाँ D1 मान लिया है, ऐसे ये अंतराल D2 मान लिया है और ये दूरी भी C2 मान ली है। तो इसमें हमारा फार्मूला पहले वाला तो ये हो गया A प्लस C1 प्लस E ये हो गया प्लस C2 ये हो गया प्लस F हो गया, इतना हो गया और फिर 2H और हो गया H प्लस H। ये फार्मूला हम यूज करें अथवा लंबाई वाले के हिसाब से यूज करें, जो टोटल लंबाई प्लस 2H ये सिरे का यूज कर लेंगे और प्लस C1 प्लस C2 यानी ये C1 और C2 दोनों ये जोड़ देंगे और इसमें से माइनस अंडर रूट C1 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर और माइनस अंडर रूट C2 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर। और इसका ये स्केच हम बना करके इसकी जो हमारी कटिंग लेंथ है उसकी गणना इन फार्मूलों के अनुसार हम कर लेते हैं। तो कोड के जो ये फार्मूले हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपने मेन उस टॉपिक पर जो जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया था। जरा इस फिगर को देखिए, यहाँ पर ये बार सीधी जा रही है, ये बार सीधी जा रही है, इनके बीच में जो वर्टिकल डिफरेंस है इसको क्या लिया गया है। जो हमारे सीनियर साथी हैं वो कई किताबों में इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे, कभी इस किताब को कंसल्ट किया होगा, कभी दूसरी किताब को कंसल्ट किया होगा या नेट पर देखा होगा, किसी एक का लेख देखा होगा, किसी दूसरे का लेख देखा होगा। तो वहाँ पर
निश्चित रूप से भिन्नता पाई होगी। यहां पर जो वर्टिकल डिफरेंस है, कुछ जगह ये माना गया है कि ये जो बार है इसका सेंट्रल लाइन और इसकी जो टॉप बार है इसकी सेंट्रल लाइन, इन दोनों सेंट्रल लाइन के बीच जो वर्टिकल डिफरेंस है वही हमारा कैपिटल डी है। कुछ जगह ये लिखा है कि इस बार का टॉप लेवल और इस बार का टॉप लेवल, यानी दोनों बार के टॉप लेवल के बीच का डिफरेंस कैपिटल डी है। कुछ जगह ये लिखा है दोनों बार्स के, यानी ये बार, ये स्टेट पोर्शन और ये स्टेट पोर्शन, इन दोनों स्टेट बार्स के बॉटम लेवल का अंतर, जैसे इसका बॉटम लेवल और इसका बॉटम लेवल, ये कैपिटल डी होता है। और इधर आईएस कोड ने क्या कहा है वो मैं अभी बता चुका हूं। आईएस कोड ने कहा है कि इस बार का टॉप लेवल और इस बार का बॉटम लेवल, इनके बीच का डिफरेंस कैपिटल डी है। जब हम ये मान के चलते हैं कि इसके यहां पर ये इन तीनों चीजों के बारे में बता दें कि जो सेंट्रल लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वर्टिकल डिफरेंस, ये कैपिटल डी, और टॉप के बीच का डिफरेंस और बॉटम के बीच का डिफरेंस, ये तीनों संख्याएं बराबर हैं। आप समझ सकते हैं कि जब इसके और इसके बीच में जो ऊर्ध्वाधर अंतराल है वो डी है, तो इसके टॉप लेवल और इसके टॉप लेवल में, क्योंकि केवल हाफ डाया ऊपर उठ गए, ये भी हाफ डाया ऊपर उठ गया, तो अंतर तो वही बना रहा। ऐसे हाफ डाया नीचे आने पर, हाफ डाया नीचे आने पर डिफरेंस हमारा वही बना रहेगा। तो इस तरह से ये तो तीनों एक ही चीज आती है, चाहे उसमें ये दिया गया हो उनके टॉप लेवल के बीच का डिफरेंस कैपिटल डी है, चाहे ये लिखा हो बॉटम लेवल के बीच का डिफरेंस कैपिटल डी है, अथवा ये लिखा हो कि सेंट्रल लाइन्स के बीच का वर्टिकल डिफरेंस कैपिटल डी है। जब सेंट्रल लाइन के बीच का, अब जब हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो यहां पर जरा देखिए कि ये हमारा इंक्लाइंड पोर्शन जो है यहां से लेकर के यहां तक जो आया है, इसको हमने सी से लिखा है। ये हम लाइन को यहां दोबारा बना लेते हैं, इंक्लाइंड लाइन को। ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से यहां तक, इसको हम दोबारा बना लेते हैं। और ये वर्टिकल लाइन ये है, इसको यहां बना लेते हैं। इस वर्टिकल लाइन को कैपिटल डी लिखिए, इंक्लाइंड लाइन को सी लिखिए, और ये कोण एंगल, क्योंकि हमने बताया था कि ये भी प्रैक्टिकली क्या होता है, मोस्टली ये 45 डिग्री ही लिया जाता है, तो हम इसको 45 डिग्री अगर मानते हैं तो उस केस में ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डिस्टेंस, ये साइड्स जो है बराबर हो जाती हैं। तो अगर ये डी है तो ये भी डी हो जाता है। तो जब ये भी डी है, ये भी डी है, उसके हिसाब से सी की वैल्यू कितनी हो गई, इसके हिसाब से सी बराबर √2d हो गया, यानी डी का √2 गुना। ये पाइथागोरस प्रमेय से आप इजीली निकाल सकते हैं कि सी का मान कितना है, √2d के बराबर है। √2 की वैल्यू हमने रखी तो ये हमारा 1.414d हो गया सी का मान। और इसको 1.414 को हम केवल 2 डिजिट तक अगर राउंड अप करते हैं तो इसको जनरली 1.42 लिख लिया जाता है, क्योंकि वैसे तो 4 संख्या 5 से कम होने पर हमको छोड़ देनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमको सेफर साइड में राउंड अप करना होता है, इसलिए हम इसको छोड़ते नहीं हैं। इसको अपर साइड में इसे 5 मानते हुए हम इसको 42 लिख लेते हैं। तो अधिक लिख करके सेफर साइड में ही हम इसका राउंडिंग करते हैं। तो 1.42 इसको ले लिया जाता है इसी कारण से। तो सी बराबर 1.42d हो गया। तो सी की वैल्यू 1.42d है। अब जरा देखिए इंक्लाइंड लंबाई और ये हॉरिजॉन्टल लंबाई के बीच का अंतर कितना हुआ, यानी सी और डी का अंतर कितना हुआ, सी माइनस डी। तो सी की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 1.42d, 1.42d और माइनस ये डी घटा दिया। तो अब इसमें से डी जब घटाया तो डी दोनों में कॉमन है, 1.42 माइनस 1 इंटू डी हो गया, और ये 1 घटाने पर 0.42 डी बचा हमारा। तो ये अंतर आ गया, यानी बार अगर इंक्लाइंड है और 45 डिग्री के कोण पर मोड़ी गई है तो इसकी लंबाई में केवल इतना अंतर कर दिया जाता है, यानी सीधी लंबाई के स्थान पर अगर इंक्लाइंड बार हो जाती है 45 डिग्री पर तो इसकी इतनी अतिरिक्त लंबाई यूज होती है वर्टिकल डिफरेंस का जो है 0.42 गुना। तो आपने ये भी देखा होगा कि ज्यादातर सभी किताबों में, सभी बुक्स में, सभी जगह 0.42d ही लिखा गया है कि इतना जो है ऐड कर दिया जाता है। और अगर ये ऐड किया गया है तो उसके हिसाब से हमारा डी क्या होना चाहिए, डी इसकी सेंटर से सेंटर के बीच की ही दूरी होनी चाहिए। अब जब सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी डी के आधार पर ही 0.42 आया है और सभी बुक्स में
या सभी जगह पर जहाँ कहीं भी हमको इसका बारे में कैलकुलेशन मिलती है, गणना मिलती है, सब 0.42 सबके द्वारा प्रयोग किया जाता है। इससे क्लियर होता है कि यही लॉजिक सही है कि इन छड़ों के सेंटर से सेंटर वर्टिकल हाइट होनी चाहिए। IS कोड में चूंकि ये बॉटम से टॉप तक के बीच की दूरी कैपिटल D दी हुई है, इसका लॉजिक मेरे अनुमान से मुझे सही प्रतीत नहीं हो रहा है। अब मैं कोड को चैलेंज तो नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि समय समय पर कोड में करेक्शन, संशोधन होते रहते हैं, और करेक्शन तभी होते हैं जब उसमें कुछ न कुछ मिस्टेक्स, टाइपिंग मिस्टेक हो, कैसी भी मिस्टेक हो, फिगर बनाने के द्वारा मिस्टेक की गई हो, तो इस तरह की त्रुटियां स्वाभाविक होती हैं। और फिर उन त्रुटियों का अमेंडमेंट आता है। अमेंडमेंट आने के बाद ही हमको वास्तविकता पता चलती है, हम तब उसमें करेक्टर लेते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं से मिस्टेक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कोई कैलकुलेशन का जस्टिफिकेशन नहीं बनता। अगर हम टॉप से बॉटम तक क्या यहाँ पर ये दूरी D मान लेते हैं, इसलिए इसे हम सेंटर टू सेंटर ही मानते हुए, ये मेरा भी सजेशन है कि इसको यही माना जाए, क्योंकि ये जस्टिफाइड भी नहीं लग रहा है कि इस बार के टॉप से इस बार के बॉटम तक की दूरी को कैपिटल D माना है। इसलिए आप सेंटर से सेंटर तक की दूरी को ही D मानते हुए इसकी गणना के आधार पर, यानी ये जो 0.42 D ऐड किया जाता है, बस इसी का प्रयोग करते रहे बेंट अप बार के लिए वास्तविक लंबाई की गणना करने में। अब इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ D, जब हम D की गणना करते हैं, अब यहीं पर इसी साथ ही साथ उल्लेख कर दूं कि आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जिन लोगों ने, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि जिन्होंने D की गणना जब निकाली है तो उन्होंने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि कैपिटल D बराबर, जैसे ये हमारी एक स्लैब है, स्लैब में ये एक बेंट अप बार पड़ी हुई है, तो इसमें बेंट अप बार जो पड़ी हुई, तो D हमारा कैसे निकाला गया है। एक तो D का फार्मूला ये बना कि स्लैब थिकनेस, स्लैब की जो ये मोटाई है टोटल, उसमें से 2 टाइम्स क्लियर कवर, ये जो कवर है वो दोनों तरफ का, एक इधर का कवर घटा दिया, एक इधर का कवर घटा दिया, तो इस तरह से घटा करके हमने कैपिटल D निकाल लिया। इस तरीके से भी कुछ लोगों ने निकाला है, और इस तरह से भी निकाला है कैपिटल D बराबर स्लैब थिकनेस, यानी स्लैब की मोटाई माने 2 इंटू क्लियर कवर, तो कवर, क्लियर कवर का 2 टाइम्स, 2 गुना ये घटा दिया, जैसे कि ऊपर घटाया। इसके साथ साथ इन्होंने डाया ऑफ बार भी घटाया है, डाया ऑफ बार। तो डाया ऑफ बार घटाने का मतलब क्या हो गया, हाफ डाया बार इधर से घटाया और हाफ डाया बार इधर से कम किया, तो इस तरह से टोटल कमी कितनी हो गई, एक डाया बार की। और हम कहाँ पहुंच गए, जब हाफ डाया इधर से कम किया तो हम इस बार के सेंटर पर पहुंच गए, सेंटर लाइन पर। हाफ डाया जब इसमें से कम किया तो ये दूरी कहाँ पहुंच गई, इस बार के सेंटर लाइन पर पहुंच गई। इस तरह से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इस फार्मूले के द्वारा प्राप्त होती है, इसके द्वारा। और ये टॉप से बॉटम तक की दूरी इस फार्मूले की, जैसा कि कोड में फिगर है, तो ये गणना करनी होगी। और अगर हम सेंटर टू सेंटर मान करके चलते हैं तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, स्लैब थिकनेस -2 टाइम्स क्लियर कवर माइनस डाया ऑफ बार। तो ये रहा, इसके बारे में पर्याप्त है। अब अगली तालिका देखते हैं, टेबल 5। इसी कोड की जो तालिका 5 है उसमें देखिए कुछ केस दर्शाए गए हैं। अगर बार को इस तरह से एक बेंड के 90 डिग्री बेंड के द्वारा मोड़ा जाता है, देखिए ये बेंड हमारा सिरे पर नहीं है, ये छड़ के बीच में कहीं पर भी दिया गया है। छड़ के बीच में जब कोई बेंड दिया जाता है, जब इसके सिरे पर कोई हुक नहीं लगाया गया है, इसके सिरे पर भी कोई हुक वगैरह नहीं है, ये स्ट्रेट पोर्शन है, और यहां पर एक बेंड दे दिया गया है और जिसका कर्वेचर जो है R रखा गया है, तो उस केस में जरा इसके मेजरमेंट देख लीजिए। इसके टॉप लेवल से इस बार के बॉटम लेवल तक की जो वर्टिकल हाइट है, इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसके इस सिरे से वर्टिकल बार के आउटर फेस से तक की दूरी ये कैपिटल E से रिप्रेजेंट की गई है, और ये इनका कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस वक्र से यहां पर बेंड दिया गया है। तो इस केस में जो हमारी कटिंग लेंथ क्या हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ये सीधी छड़ नहीं जा रही है,
तो कटिंग लेंथ की गणना हमको ये 2 डायमेंशन मालूम है, ये गहराई टोटल मालूम है, ये मालूम है हॉरिजॉन्टल, और ये रेडियस मालूम है। तो इसकी कटिंग लेंथ की गणना के लिए फार्मूला प्रयोग करेंगे a प्लस ई, और a प्लस ई माइनस 1/2 आर का 1/2 हाफ 1/2 आर और माइनस डी। अब यहां पर हम माइनस डी को आपको समझा देना चाहते हैं। जैसे ये आपने बार ली यहां पर ए लंबाई की, और यहीं से ये बार जो है हमारी ई लंबाई की आ गई, ये ए लंबाई की हो गई टोटल यहां बॉटम तक, और ये यहां से यहां तक की हो गई। तो ए प्लस ई अगर हम जोड़ देंगे, ध्यान दें, ई हमने ये पूरी लंबाई जोड़ ली, और ये हमने यहां से बॉटम तक की ये पूरी लंबाई जोड़ ली, तो टोटल लेंथ ऑफ द बार कितना हो गया? इसमें ये पोर्शन 2 बार नहीं जुड़ गया, ये कॉमन है भाई। जब आपने ए लंबाई यहां तक की शामिल कर ली है, तो इस छड़ को हमें यहां से जोड़ना चाहिए। हमने जोड़ा है पूरा ई, इसका मतलब एक डाया ऑफ बार एक्स्ट्रा जुड़ गया है, इसीलिए यही एक डाया ऑफ बार इसमें माइनस कर दिया गया है। तो यहां पर देखिए जो ये डी घटा हुआ है माइनस का डी, ये तो इसकी वजह से घटा हुआ है कि यहां पर ये कॉमन पोर्शन हो गया। अब इसके बाद यहां पर चूंकि इसका कॉर्नर जो है ये राइट एंगल पर नहीं है, यहां पर सर्कुलर बेंडिंग कर दी गई, तो सर्कुलर बेंडिंग के कारण भी इसकी लंबाई में कुछ कमी आ जाएगी। तो लंबाई में कितनी कमी आती है? वो रेडियस के हाफ के बराबर आती है, इस रेडियस के हाफ के बराबर आती है। अब यहां पर एक बात और समझ लें कि ये रेडियस आखिर कितनी ली जाती है। इस रेडियस के लिए इस कोड ने ये उल्लेख किया है कि ये उसी तरीके से लिया जाएगा KD के बराबर। दिस रेडियस इज इक्वल टू KD, R इज इक्वल टू K टाइम्स T। और KD क्या है? माइल्ड स्टील के लिए K का मान 2 है, मीडियम टेंसाइल स्टील के लिए K का मान 3 है, और HST स्टील के लिए K का मान 4 है। यही मान रखते हुए हम यहाँ पर R की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उसी R का हाफ कर देते हैं। तो ये हम कटिंग लेंथ यहाँ पर इसकी गणना कर सकते हैं। अब आइए अगला केस, इसमें के सिरे पर, बाकी यहाँ तो वही चीज़ है, यहाँ पर सिरे पर ये 90 डिग्री बेंड भी दिया हुआ है, तो ये बेंड अलाउंस इधर B जुड़ गया, ये बेंड अलाउंस B जुड़ गया। यहाँ ये फार्मूला हमारा वही बना रहा है, A प्लस ई माइनस हाफ R और माइनस D, ये तो ऊपर वाला ही फार्मूला है, और प्लस 2B और जुड़ गया, 2 बेंड अलाउंस, क्योंकि सिरे पर जो है ये 90 डिग्री बेंड भी दिए हुए हैं। यहाँ पर बेंड, चूंकि यहाँ पर रेडियस R ही है, यहाँ पर भी रेडियस R है, यहाँ पर भी रेडियस R है, तो इस R के कारण ये हाफ R नहीं घटाया जाएगा, क्योंकि हमने इसको बेंड अलाउंस में सम्मिलित कर लिया है। तो ये हमारी लंबाई बेंड अलाउंस में इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो केवल बीच का बेंड जो होगा उसी में से हाफ R डिडक्ट किया जाता है लंबाई में से। तो इस तरह से हमारी इसकी कटिंग लेंथ ज्ञात हो जाती है। स्केच में हम सिंपली सिंगल लाइन के द्वारा दर्शा देते हैं, बाकी और कोई फर्क नहीं है। इसमें सिंगल लाइन के द्वारा ये दर्शा दिया गया, चूंकि यहाँ पर बेंड है तो ये सिंगल लाइन के द्वारा ये दर्शा दिया गया। इसमें बेंड के स्थान पर हुक लगा हुआ है सिरे पर, बाकी बेंड यहाँ का उसी तरीके से। तो इसमें यहाँ की संख्या, ये 3 पद तो हमारे सेम टू सेम वही चले आएंगे जैसा कि ऊपर पहले वाले में है, A प्लस ई माइनस हाफ R माइनस D, और प्लस इसमें बेंड अलाउंस की जगह पर हुक अलाउंस H लिखा जाएगा, तो ये 2H हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग लेंथ इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात हो जाती है, और ये इसका जो है स्केच बन जाता है। अब इसमें एक बात और साथ ही साथ बताता चलूं कि किसी भी बार में अगर ऊपर की ओर हुक लगा हुआ है तो हुक अप लिखा जाता है, और अगर ये हुक डाउनवर्ड बना हुआ है तो हुक डाउन लिखा जाता है। तो हुक अप और हुक डाउन, ये 2 शब्द भी संकेत दे दिए जाते हैं ड्राइंग में कि हुक की दिशा क्या है। तो ये हमारा आज के टॉपिक में मैं यहीं पर इसको फिनिश कर रहा हूं, और अभी BBS बार बेंडिंग शेड्यूल पर काफ़ी मैटर बचा है, जिससे हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक भी कर दिया करें,
और उसके बारे में कुछ कमेंट भी देते चले। थैंक यू।